नाज़रीन वेलकम बैक। इफ्तिखार साहब हमें ये बता रहे थे कि हमारी तो मुल्क की हालत है ही ख़राब, लेकिन इंडिया के भी हालात बहुत ख़राब हैं। इफ्तिखार साहब कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे मैं कह रहा था कि अगर आपको मौका मिले आप इंडिया टूर करें। इंडिया में 600 डिस्ट्रिक्ट हैं। 600 डिस्ट्रिक्ट में से 200 जो है ना वो कम्युनिज्म की तरफ चले गए, कम्युनिज्म की तरफ चले गए, कम्युनिस्ट हावी हो गए भी वहाँ पे हावी हो गए। आसाम साइड जो है उधर है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके सर्वे करेंगे, पता करेंगे तो वहाँ पे आप रियलाइज कर सकेंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या है। इवन इन कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में लोग जो ना फुटपाथ पे सोते हैं। उनके पास न सर छुपाने की जगह है, न कोई घर है, ना उनको सही से रोजगार मिलता है। उस लिहाज से हम अगर से देखें, मैं पीछे चले जाऊँ बिफोर आपके ख्याल में इंडिया में जैसे पाकिस्तान के बारे में एस्टिमेट ये है कि 25% यहाँ की जो आबादी है या उससे भी ज्यादा होगी अब, क्योंकि महंगाई इतनी होगी। अभी की बात कर रहे हैं, अब मेरे ख्याल में 30-35% ऐसी आबादी होगी कि जो पेट भर के खाना नहीं खा रही। यही गुर्बत का एक म्यार है कि जो 2000 कैलोरीज इनटेक ना ले पाए, जिसके लिए जरूरी है कि 3-4 रोटी खाई जाए, इतना सालन खाया जाए, तो वो उसको हम गरीब का वो देते हैं खिताब। उस तरह के लोग इंडिया में कितने होंगे? इंडिया की तो आवाज बहुत ज्यादा है वहाँ पे। आप अगर आप कलकत्ता जाएं, आप बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं, आप रियलाइज कर सकेंगे वहाँ पे गुर्बत क्या है। वहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आज से नहीं है, वो शुरू से वो शुरू से जो है पैसा जो है ना, वो जो बजट जो है ना, वो बेशतर हिस्सा जो है ना, वो बजाय एजुकेशन में, हेल्थ में और किसी इकोनॉमिकल ग्रोथ में वो डाले। वो उस जमाने में वो ज्यादातर वो अपने आर्मी में डालती थी। एटम बम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उसके यहाँ वहाँ भी बिजली की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। ओवरऑल इंडिया में बिजली की बहुत शॉर्टेज है। तो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में शॉर्टेज है, पाकिस्तान में तो गलत पॉलिसी की वजह से हमारे आवाम अभी भी आप इस हालात में, जहाँ जब मेरे ख्याल से मोर देन 60% इंडस्ट्रीज बंद पड़ेगी, तो भी जो है ना लोग इस हालत में नहीं पहुंचे। उनसे बेहतर है, फिर भी हम बेहतर है। हाँ, अभी आप देखें पाकिस्तान इंडस्ट्री को हालत ऐसा देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट रियलाइज नहीं कर रही कि हम अपने इकोनॉमी को बेहतर कैसे कर सकें और कैसे करें। अभी तक कोई ऐसा एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं आया। आप गौर से देखेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी बंद पड़ेगी। अभी मैंने सुना कि जैसे कि हम जो इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल, वो यहाँ पहले रिफाइन होती थी, क्रूड ऑयल आते थे, रिफाइन होने के बाद वो मार्केट में टिन के शेप में या जिसमें शेप में वो मार्केट में सेल आउट होती थी। अभी मैंने वहाँ पे सर्वे किया, देखा, वहाँ मैंने ये देखा कि क्रूड ऑयल तो आ ही नहीं रहा है, वहाँ से रिफाइंड ऑयल आ रहा है, सेम प्राइस में आ रहा है। अच्छा, 19-20 का फर्क है, सेम प्राइस में आ रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो टैंकर से वहीं से भरते हैं, उसके बाद टिन पैक करते हैं, मार्केट में बेच दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ये इंडस्ट्री था ये भी बंद हो गया, ये बंद हो रही है। वहाँ पे लेबर भी बेरोजगार हो रहे हैं। इसी तरह टेक्सटाइल में, इसी तरह आप चले जाएं इलेक्ट्रॉनिक में, इसी तरह चले जाएं और टॉय इंडस्ट्रीज में, इसी तरह आप चले जाएं कलर इंडस्ट्रीज में। सारे इंडस्ट्री जो है, अगर आप साइट और करंगी और नॉर्थ कराची और भी इंडस्ट्री एरिया में आप सर्वे करें, घूमें, तो सारी इंडस्ट्री आपको एकदम खामोश सब बंद लगेगा। तो हमको गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय हम के सारे एफर्ट जो हम वॉर की तरफ जा रहे हैं, हमको चाहिए अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ हम जाएं। जब हमारे पास बहुत दौलत हो जाएगा, फिर सोचेंगे हम डाल देंगे उसमें पैसा, नहीं फिर सोचेंगे कि चलो नाम शोहरत पैदा करें। जैसे एक आम आदमी खाने का पैसा नहीं है, वो लीडर बनने के चक्कर में निकल जाए कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 2 करोड़ पे खर्च करूंगा, या मेरे बैनर्स लग जाए, पोस्टर्स लग जाए, और घर में उसके खाने को ना हो, तो नहायत ही अहमक आदमी होगा ना। इसी तरह हमारी हालत है कि आप जैसे बता रहे हैं कि इंडिया में भी बेइंतहा गुर्बत, पाकिस्तान में 200 डिस्ट्रिक्ट 200 ये तो 1/3 मुल्क तो उनके हाथ से निकल गया ना। यानी वहाँ पे गवर्नमेंट जैसे कि आप बंगाल में जो गवर्नमेंट थी, जो वजीर आला था वहाँ का, वो भी उसका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, वो भी वही था, कम्युनिज्म की तरफ से था। वो कम्युनिस्ट था, वो बासु साहब। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा शहर है उसमें। वहाँ पे तो गुर्बत बहुत है। 1970 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं कलकत्ता से गुजर रहा था, वहाँ गया था, तो वहाँ रात में फुटपाथ पे आपको जगह नहीं मिलती थी पूरे कलकत्ता के अंदर। आप फिर 75 में मैंने देखा वही हालत, उससे भी ज्यादा। मैं 92 में गया था, वही हालत देखा था। ठीक है, उसके बाद 80 में वही हालत थी, 85 में वही हालत थी। तो ये तो मैंने देखा, मैंने 84 में हावड़ा ब्रिज पे ऐसे खौफनाक सीन्स देखे जी कि रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने कुछ पैसे देना शुरू किया उनकी गुर्बत को लेकर। आपके तो एकदम सूखे हुए लोग, कोई आदमी के जिस्म पे गोश्त नाम की चीज नहीं,
वो जैसे लग रहा था कि सब मरने के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ पैसे मैंने दिए, मेरे पीछे इतना बड़ा मजमा दौड़ा कि मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से जान बचा के भागा हूँ। तो उस वक्त मैंने तैयार किया था इस बात को उठाऊंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि वो भी हमारे ही तरह के लोग हैं, उनके साथ इतना बड़ा बहुत ज्यादती हो रही है। तो ये हम लोग, ये आप इंडिया के जिस शहर में चले जाए ये आबादी मिलेगी आपको, और लाखों की तादाद में। हम तो टीवी में सिर्फ बॉम्बे देखते हैं, दिल्ली देखते हैं। आपने तो नहीं देखा, हमने तो वहां जाके देखा है। इवन इन बॉम्बे, दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी बॉम्बे में। तो ये क्या आप मसला हल नहीं होता है। हाँ। अब आपको पुश करना है कि ये गवर्नमेंट जिसमें पीपुल्स पार्टी है जो चाहती है, वो जरदारी साहब ने कहा, नवाज शरीफ ने 99 में कोशिश की, MQM ने हमेशा, अल्ताफ भाई ने हमेशा ये कहा है कि भाई इंडिया से दोस्ती करो, ANP ने हमेशा कहा है कि इंडिया से दोस्ती करो। ANP तो इनफैक्ट वो पार्टी है बाबा बादशाह खान की जो ये डिवीजन ही नहीं चाहती थी, और उसकी बहुत सिंपल रीज़न है कि पठान कौम वो कौम थी जो वहाँ के हालात की वजह से पूरे इंडिया में जाके जॉब्स करते थे, लोग बिजनेस करते थे। उनके लिए तो इस पाकिस्तान का बनना बहुत नुकसानदेह था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि पाकिस्तान ने शुरू के सालों में इतनी अच्छी इकनॉमिक पॉलिसी चलाई 2 गैप मॉडल के नाम पे कि यहाँ बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जॉब क्रिएट हुई, वो लोग खप गए। फिर बाद में वो गल्फ चले गए। अगर वो ना होता तो फ्रंटियर के लोग तो बड़े तकलीफ में आ जाते। तो आज हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो पॉलिसी? हाँ, तो अब ये जब 4 बड़ी पार्टीज जो मेरे ख्याल में 80% अवाम का विल को रिप्रेजेंट करती है, वो चाह रही, तो रुकावट कहाँ है? ये जमात इस्लामी, ये इस तरह की चटपुंडिया पार्टियां, या जो आर्मी का जो लॉबी है, तो उनको हम सेट असाइड कर सकते हैं अगर हम लोग अपना इस विल को इस्तेमाल करें। भी कुछ लोग हैं, आर्मी में भी ज्यादा लोग नहीं चाहते हैं, लोग हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी आर्मी कॉर्पोरेट आर्मी हो चुकी है, इनके पास भी बड़ा कारोबार है। जंग कोई सोल्यूशन नहीं है ना, जो आप कोई सोल्यूशन नहीं। कुछ लोग टेबल टॉक जो है ना वो मेन सोल्यूशन है, और टेबल में बैठ के हम सब कुछ जंग, टेबल वाले जंग करने चाहिए हमें। अब ये नहीं, जैसा कि मुराद साहब ने कहा, जंग कोई ऑप्शन रहा ही नहीं, क्योंकि इट इज ए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सोवियत यूनियन ने, अमेरिका ने क्यों आपस में वो किया? क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि यार 8000 एटम बम हम लेके बैठे हो, 8000 वो लेके बैठा हुआ। 8000 तो छोड़, 80 काफी है हम दोनों को एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि भाई आओ, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन के एग्रीमेंट शुरू हुए। पहले उन्होंने 4000 दोनों साइड में उड़ाया, फिर 2000 उड़ाया, अभी भी 2000 दोनों के पास पड़ा है। अब फिर बात शुरू हुई है, हाँ, इसको मजीद कम करो, कि अगर 100 भी रख ले तो बहुत है। और अब अमेरिका रशिया पे अटैक करने वाला है, ना रशिया अमेरिका पे अटैक करने वाला है। अब जंग चलेगी सिर्फ मईशत की, और जो ज्यादा सस्ता चीज जो बना सकेगा, जैसे अभी चाइना जीत रहा है, वो कामयाब है, वो कामयाब है बिल्कुल। और उसमें अगर चाइना के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो हमारा है। यहाँ आप देखें ना, बहुत थोड़े पैसे में इंसान जिंदा रह सकता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ धूप है, सर्दी नहीं है, कुछ है, पानी है, हरियाली है। तो ये तो हर हाल में अगर आप फ्री ट्रेड कर दें पूरी दुनिया में, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कहीं और बने, इंडिया में ना बने, या पाकिस्तान में बने, या चाइना में ना बने। ये तीनों के पास हिमालय की वजह से पानी आ रहा है, हिमालय के पहाड़ से, वेदर भी प्रोटेक्टेड है, आपको सर्दी से बचाव मिल जाता है पहाड़ों की वजह से। तो ऐसी कंड्यूसिव ह्यूमन हैबिटेट तो दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ अभी जो रुकावट है यही हम लोग के आपस की जंगें हैं, नफरतें हैं। ये जिस दिन दूर हुई, ये एरिया तो ऐसा अब तक जो है ना, हमने 62 साल में हम दोनों, इंडिया पाकिस्तान, हम लोगों ने बहुत पैसे गंवा दिए, ज़ाय कर दिए आपस में लड़ने में, असला जमा करने में, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में। अब हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम अब जो है ना अपने आवाम को बेनिफिट दें, उनको तालीम दें, उनको बेसिक जो है ना उनको सेहत दें, उनको बेसिक जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा करें। वो जिस तरह से ये अपना ये बिजली है, गैस है, पानी है, साफ पीने का पानी, उनको सेहत दें, हम रोड है, रास्ते हैं, अब मतलब सिविक राइट्स उनको पूरा दें, पूरा उनको फैसिलिटीज दें। भाई वो कैसे देंगे आप? अभी 3000 का बजट है आपका, 3000 का बजट है, उसमें हेल्थ एजुकेशन पे सिर्फ 60 बिलियन दिया गया। कहाँ से होगा? 450 बिलियन फौज पे खर्च हो रहा है। बाकी फिर आपके जो इतनी शाहाना हुकूमत बनी हुई है उन पे खर्च हो रहा है। बिल्कुल, उसको कट करना चाहिए, आर्मी को कट करना चाहिए, और वही पैसा जो है ना आप इन चीज़ों पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं। अब कौम आपकी पढ़ जाए। अभी हमने 18th अमेंडमेंट में कहा कि जी हम 15 साल तक फ्री तालीम दें। कहाँ से दोगे भाई? पैसा है 25 बिलियन से फ्री तालीम होगी। अभी जो स्कूल खुले हुए उसमें ना टीचर है, ना क्लास है, ना रूम है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल खुले, ना डॉक्टर नहीं है, ना दवाई नहीं है, कोई इंतजाम कुछ नहीं है, 17 करोड़ में
ये 25-30 बिलियन क्या कर लेगा भाई? कुछ नहीं, 1.25 आएगा एक आदमी। 3,000 का बजट में आप 36 बिलियन 100 रुपया महीना दे रहे हैं, पूरा साल मिलेगा। हाँ? एक आदमी को क्या मिलेगा भाई? क्या करेंगे 100 रुपया साल में? तो आपको प्रायोरिटी बदलने के लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप अपनी सोच को तब्दील करें। ये जहाराना बातें कि दिल्ली पे हम कब्जा कर लेंगे, इस्लाम का पुराना ज़माना वापस ले आएंगे और महमूद गजनवी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये सब ज़माने टल गए, गुजर गए। अब एटॉमिक दौर है। हिंदू चाहे दुबला पतला ही क्यों ना, वो एक बटन दबाएगा 100 एटम बम उसमें से निकल के आएंगे, आपको तबाह करते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल। आपके 8-8 फीट के चौड़े लंबे तलवार वाले लोग कुछ नहीं कर सकेंगे उसको। ज़माना गुजर गया, टाइम गुजर गया, अब मिलजुल हालात से चलना चाहिए। हालात बदल चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। बांग्लादेश जैसे मुल्क ने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कॉमन मार्केट का, बांग्लादेश आप उस पर अमल करें, आगे चल के कॉमन करेंसी बना दें, कॉमन करेंसी आने जाने के रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दें, एक कॉमन पासपोर्ट निकाल दें। हम एक थे ना, ठीक है, हमारा अपना नाम अलग अलग रहेगा, नाम अलग रहेगा, लेकिन हम तो एक ही थे। और बांग्लादेश है, इंडिया है। जैसे यूरोप ने एक पासपोर्ट कॉमन पासपोर्ट बना दिया, संजिम का पासपोर्ट जो है वो आपको इशू हो जाए, ये कार्ड इशू हो जाए, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आप जाए इंडिया को दिखाए, आप चले गए। कैसे आते हैं? हाँ, आप बांग्लादेश चले गए, श्रीलंका चले गए और कुछ नहीं हो तो आपस की जो तजारत पे इजाफा होगा, जो ट्रांजिट ट्रेड होगा बिटवीन, सपोज बांग्लादेश का माल अभी कहीं से घूम के जाता है यूरोप, उसको जाने में समझो टर्की, अभी वही लंबा चक्कर लगा के जा रहा है। अगर वाया पाकिस्तान गुजर जाए तो टर्की बिल्कुल कम आएगा, बहुत कम, पाकिस्तान उसमें मेजर बेनिफिशियरी हो जाएगा। हमें बांग्लादेश भेजना पड़ता है, पूरा घुमा के भेजना पड़ता है, स्टेट जा सकते हैं, रोड खुला हुआ है, सीधे चले जाओ। फिर जो और कुछ ना हो, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में मिसाल कहता हूँ, इंडिया में इतनी फैसिनेशन है कि 16 करोड़ तो वहाँ मुसलमान है, वो हर मुसलमान कोशिश करेगा कि एक चक्कर पाकिस्तान का जरूर लगाए। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान का हर आदमी चाहेगा कि जाके मुसलमानों की सकाफत की जो चीज़ें हैं, ताजमहल है, लाल किला है, उसको एक दफ़ा देखेगा, एक दफ़ा तो जरूर जाना चाहेगा। गरीब से गरीब आदमी भी ट्रेन पे जाएगा, बस पे जाएगा, जैसे जितना आपस में हम लोग ट्रेड होगा, बेरोजगारी खत्म होगा, डेवलप हो जाएगी कि वही बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी ले आएगी। और ये टेंशन खत्म हो जाएगा तो सारी इंडस्ट्री वगैरह में सब में आपके बाहर आना शुरू। और इसमें हमें पता लगेगा, रियलाइज हम कर सकेंगे हम कितने पानी में हैं। हाँ, और वो कितने पानी में हैं। हम ट्रेड करके अपने 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 जो ना वेट को हम रियलाइज करें कि हम कहाँ पर हैं। अभी मिसाल एक लीजिए गाने की, फिल्मों की, ये हमारे यंग अच्छे अच्छे सिंगर्स निकले हैं, वो आज इतने पैसे वाले इसलिए हो गए कि उनको इंडिया की इतनी 100 करोड़ की मार्केट मिल गई जी। सिर्फ पाकिस्तानी में रहते तो क्या उनको होता। 2-4 लड़कों ने ही इतने पैसे कमा लिए हैं। इसी तरह क्रिकेटर्स को जो इतना पैसा मिल रहा है वो जाते हैं इंडिया में खेलते हैं। फिल्म जो हमने बनाई पूरे इंडिया में दिखाई गई, उसने पैसे पीट लिए। हमारी उनकी अगर 100 फिल्म कामयाब होती है, हमारी 10 फिल्म भी कामयाब हो जाए काफी है, तो वो कवर कर लेगी, क्योंकि उनको तो 16 करोड़ की मार्केट मिली, हमें 100 करोड़ की मार्केट मिली, ज्यादा मिल गए। बांग्लादेश शामिल है। सिर्फ आपका एक गाना हिट हो जाए इंडिया में तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में जिंदगी भर में नहीं कमा सकते, आप सोच नहीं सकते। और पाकिस्तानियों में कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं कि वो हर ये जो इस इलाके के सबको बीट कर सकते हैं। ऐसे टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। यहाँ देखिए म्यूजिक पे कोई खास इन्फोसिस नहीं है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहते कि बेटा उनका गाना गाए। हम मिरासी कहते हैं, फ्री थे, उसके बावजूद ऐसे ऐसे सिंगर निकल के आए हमारे सामने जिन्होंने इंडिया को मिसमराइज करके रख दिया। इसी तरह हमारे जो हीरोज वगैरह हैं, शान वान टाइप के हीरो, कहाँ इंडिया में ऐसे इस तरह के मर्द है ही नहीं, तो ये लोग तो जाएंगे तो छा जाएंगे। बिल्कुल। और जब आपके पास मार्केट आपको मिल जाएगी, अभी हम अब फिल्म बनाते हैं उस पर खर्च नहीं कर सकते, मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है ना। जब आपको इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी, आप भी इंडिया के इतना बजट बनाएंगे। इंडिया है, बांग्लादेश कर दो। आज भी बांग्लादेश में उर्दू गाने चलते हैं, बिल्कुल लोग सुनते हैं शौक से, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे जो भी हो, सुनते हैं, वही बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम सब एक ही हैं, हम इंडिया से निकले, हम कहीं बाहर यूरोप से नहीं आए। खमीर तो इंडिया हमारा था, या इंडिया के हम थे, खमीर तो वही है, वही है, सब एक ही है। हम लोग आपस में ये ट्रेड करें, बिजनेस अपने, हमने जंग बहुत लड़ी, अब जो खर्च हमने जो पैसे लुटाए, जो गवाए, अब ये टाइम आ गया हम उसको वापस गेन करें और अपने आवाम को ऐसा बिल्डअप कर दें कि उनके अंदर शऊर आए, उनके अंदर तालीम आए, वो उनके सेहतमंद नजर आए और अच्छे लगे। जैसे हमारे रिश्तेदार आते हैं, भाई आते हैं बाहर से, पाकिस्तान में आते हैं, तो हमेशा वो बोलता है कि
हम जब मैं पाकिस्तान के लोगों को देखता हूँ बड़े वो कमजोर दिखते हैं, और जब मैं इंडिया जाता हूँ तो वहाँ लगता है कि लोग मर रहे हैं। तो एक मिसाल बताओ, हमने तो ये बार-बार ये बात क्यों बोलते हो? मतलब ऐसा लगता है पाकिस्तान में लोग खाते पीते नहीं, और जब मैं इंडिया गया तो वहाँ तो लगता है कि हफ्ते में लोग एक दिन खाते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत शर्म की बात है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बस वही बात है ना, हम लोग फिर भी थोड़ा बेहतर है। इंडिया में बहुत से, बांग्लादेश में इंडिया जो है ना 1990 के शुरू तक वो बंद था, हम शुरू से आजाद हैं। हम लोग शुरू, हम पूरे समय से हमारा कांटेक्ट है। हाँ, हम दुनिया में जाते हमने वेस्ट के साथ अलाइन किया, हमने बिल्कुल सही किया। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने वेस्ट को चूज किया रशिया यूएसएसआर के मुकाबले में। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने आम किया, मार्केट को खोल दिया, भाई आओ भी जाओ भी। तो हम लोग बहुत तेज़ी से तरक्की करके इंडिया बहुत पीछे रह गया। हम लोगों ने छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई, जिससे जैसे आप मिसाल ले लीजिए कि सोवियत मॉडल ऑफ प्रोडक्शन और अमेरिकन मॉडल ऑफ प्रोडक्शन बहुत फर्क। हमने अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया। हमने कहा भाई कपड़ा चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई लूम इंपोर्ट कर लो, बिल्कुल, स्प्लेंडर इंपोर्ट कर लो, बिल्कुल। हमने ये नहीं किया कि हम पहले स्टील मिल लगाएंगे, उससे स्प्लेंडर बनेगा तो फिर जाके हम धागा बनाएंगे, नहीं। या लूम बनाएंगे तो हम कपड़ा बनाएंगे। एक लूम अगर आ गया पाकिस्तान में, इंपोर्टेड था जैसा भी था, उसने 4 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया। तो 1960-70 तक आप देखिए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान की यहाँ तक पहुंच चुकी थी, बहुत हाई थी, खाना पीना भी बेहतर, कपड़े भी बेहतर, क्योंकि हमने अच्छा वही पैसा जो आपने लूम में लगाया, जैसे आप लोगों ने उस जमाने में मिसाल को जो लूम लगाए 60-70 जो उसी पैसे से अगर आप स्टील मिल में पैसा लगाते तो एक नट आता उसका जी, कितना जॉब क्रिएट करता हो? कुछ नहीं आता। लेकिन वही जो आपके अब्बा ने बिल लगाई थी उससे कितने लोगों को नौकरी मिली जी, आज भी आपका घर चल रहा है उसी से। छोटे से इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन। तो ये मॉडल के बाद में बहुत 90s में जो इंडिया में जो टेक्सटाइल मशीनरीज थी वो उन्होंने जो 1947 का जो मॉडल था, 40 या 30 का मॉडल जो था, क्या नाम था उसका, वो इसी तरह गाड़ी देख लो, मारुति वो गाड़ी जो क्या एम्बेसडर गाड़ी 1920-30 वाले की मॉडल है, उसको चलाए जा रहे हैं डब्बा इतना बड़ा। हम लोगों ने शुरू से यहाँ पे वैक्सहॉल बनता था, बेडफोर्ड की ट्रक बनती थी शुरू से। बाद में हमने फटाफट जाके एफएक्स सुजुकी लिया है, उसको वो मारुति कह के वो अकड़ते रहे कि हम लोकल बना रहे, हालांकि है वो जापानी मारुति का है। तो उस तरह से हम लोग स्मार्ट रहे हैं, और लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किलात में, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आइडिया ये है कि सब मिलजुल के चले, उनकी भी गुर्बत खत्म हो, जैसे आप बता रहे हैं। इतनी खतरनाक बात, मुझे तो हम तो यहाँ तलवान से डर रहे थे, वहाँ तो माओ और खतरनाक लोग तो हालात सही नहीं। उनके भी सिचुएशन डिमांड करती है कि वो हमसे अमन करें, और हम हमारे भी करती है। और अब से जरूरत इस बात की है कि ये सेफ्टा पे एग्रीमेंट पे अमल हो जाए। उसके लिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कि डेमोक्रेटिक हुकूमत है, वो उस पर अमल करे। नहीं तो जब नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है उसमें हम ऐसी पार्टीज को वोट दें जो इस चीज़ का क्लियर कट डिक्लेयर करे कि जी हम रेटिफाई करेंगे, इस पर अमल करेंगे, और ये अमल हो जाए तो आपके जो है ना दोस्ती की राह खुल जाती है। फ़ख़ार साहब, फिरोज साहब, मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का, बहुत अच्छी बात हो रही है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ख़त्म नहीं हो सकता, एक सेशन में फिर कभी करेंगे नाज़रीन। कॉस्ट ऑफ वॉर पे हमारी ये डिस्कशन आपने सुनी। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में बताया है कि अब तक हम लोग $450 बिलियन अफगान पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी पे खर्च कर चुके हैं। हासिल हमें ज़ीरो हुआ है। सबसे बड़ा हमें हासिल या जो नुकसान हुआ है वो हमारा आधा मुल्क चला गया इस पाकिस्तान की सूरत में, और जो टेंशन रहे और जो हमें उसकी वजह से और दूसरे किस्म की मुश्किलात आए, यही पैसा अगर हम अपने लोगों पे लगाते तो आज हमारे मुल्क की हालत बिल्कुल ही डिफरेंट होती। सार्क चार्टर के सूरत में और सेफ्टा एग्रीमेंट की सूरत में हमारे पास एक रोड मैप सामने आ गया है, जिसके तहत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्क एक कॉमन मार्केट बन सकते हैं, और ये 2016 तक होना है। अब ज़रूरत इस बात की कि अवाम अपने पार्टीज़ पे जोर दे कि इस पे अमल किया जाए, और जल्द से जल्द अमन कायम हो इस इलाके में, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएं, एक दूसरे के मुल्क में आना जाना आसान हो जाए, जैसा कि ज़रदारी साहब ने चाहा था। और इसके बीच में जो रुकावटें हैं उसको डेमोक्रेटिक फोर्सेस बिल्कुल रद्द करते हुए उनको साइडलाइन कर दें। हमारी आर्मी को भी इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक उनके एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। कोरिया के पैटर्न पे हम अपनी आर्मी को अल्टरनेटिव जॉब्स बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ऑलरेडी
फौजी फाउंडेशन वगैरह के ज़रिए से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आर्मी की चल रही है। वही पैसा जो हम अभी आर्मी पे खर्च करते हैं वो उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लगा देंगे वन गो में, और उनको सबको एम्प्लॉय कर देंगे। किसी को अनएम्प्लॉयड करने का मकसद नहीं है। उनको बाहर भेजा जा सकता है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसी किसी मुल्क के हम ठीके ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया का ठेका एक ज़माने में पास था, हम चाहें तो फिर से ले सकते हैं। यूएई का ठेका ले सकते हैं, वहाँ हमारी एम्प्लॉयड हो सकती है आर्मी। दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। इकोनॉमिक केक जब बढ़ना शुरू होगा तो आर्मी को भी बहुत अच्छा शेयर मिलेगा और सब लोगों को मिलेगा। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह इसी अगले मौजू पे फिर हाजिर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।